आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर का नाम पहले आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब है क्या। चैप्टर का नाम पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका मतलब समझिए। सबसे पहले तो पेस्ट्रोलिस्ट का मतलब हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका पेस्ट्रोलिस्ट के ऊपर ही है। तो इसके बारे में तो हम लोग डीप में समझेंगे ही। पहले मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है आज के समय के बारे में ये बात कर रहा है। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास का, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमारे हिस्ट्री को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये बात किस समय का करता है, आज के समय का ये बात करता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में ही हमारा जो है ना वो वाला भी टाइम पीरियड आता है जिस समय पे अंग्रेजों ने भारत में रूल कर लिया। मतलब कि जब भारत में अंग्रेज रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड को भी हम लोग मॉडर्न पीरियड के नाम से ही जानते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि आज के समय के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कि पेस्ट्रोलिस्ट जो होंगे वो आज के दिन में किस प्रकार से अपना घर परिवार चला रहे हैं, उनका क्या रोजगार है, किस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि जो भी बात होगा इस चैप्टर में वो आज के समय के बारे में बात होगा, आजकल के समय के बारे में। अब सवाल है कि ये हमारा पेस्ट्रोलिस्ट क्या होता है। पेस्ट्रोलिस्ट, चलिए इसी के बारे में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब आपको समझ में आ गया अब क्या होता है। सिंपली मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है आज के समय के बारे में ये बात कर रहा है। अब समझिए लाइन बाय लाइन यहाँ पे आखिर पेस्ट्रोलिस्ट का मतलब होता क्या है। देखिए इस चैप्टर में ना आपको 3 वर्ड हर बार मिलेगा। मतलब कि ये तीनों का तीनों वर्ड आपको हर बार परेशान करेगा। तो पहले इन्हीं तीनों के मतलब को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला आपको जो वर्ड परेशान करेगा वो तो आपका जो टॉपिक में ही, मतलब कि चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है, पेस्ट्रोलिस्ट। इसका मतलब पहले समझिए होता है क्या। देखिए, अ फार्मर हु ब्रीड्स एंड टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स। मतलब कि पेस्ट्रोलिस्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो इंसान जानवरों को पालता है, उसको खिलाता है, उसका देखभाल करता है, उसको पूरी तरीके से मतलब उसका नरिशमेंट करता है, उस आदमी को हम लोग कहेंगे पेस्ट्रोलिस्ट। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास ना 10 गाय है, 10 भैंस है, 10 बकरी है, 10 भेड़िया है, ये सब मेरे पास है। और हम क्या करते हैं, उन सभी का देखभाल करते हैं, उन सभी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से केयर करते हैं, नरिश करते हैं उन सभी को। तो हम क्या कहलाएंगे, एक पेस्ट्रोलिस्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। तो सिंपली पेस्ट्रोलिस्ट वो किसान होता है, वो आदमी होता है जो कि जानवरों का बेसिकली पालन पोषण करता है, उसका देखभाल करता है, उसको खिलाता पिलाता है। अच्छा, क्या वो बिना मतलब का अपने पास रखता है उसको? नहीं, ताकि उनको भी उनसे कुछ मिल सके। उनसे क्या मिलेगा, उनको दूध मिलेगा। हो सकता है कि ज़्यादा गाय का संख्या बढ़ जाएगा तो वो मार्केट में बेच के उनसे वो प्रॉफिट भी कमा लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो पेस्ट्रोलिस्ट का मतलब हो गया वो आदमी या फिर वो किसान जो कि जानवरों को अपने पास रखता है, पालता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको खिलाता है, उसका केयर करता है। तो क्या बिना मतलब का रखेगा? नहीं, उसको उससे क्या मिल रहा होता है, प्रॉफिट मिल रहा होता है। दूध हो गया, फिर से मार्केट में बेचेगा उस जानवर को, तो उससे उनका क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। या फिर यदि वो भेड़िया पाल रहा है तो उसके बाल को, यानी कि बाल को काट के मार्केट में बेचता है तो उससे कपड़ा बनता है। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए उन सभी को रखता है। तो उसी इंसान को हम लोग कह देंगे पेस्ट्रोलिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। पेस्ट्रोलिस्ट के बाद अब आपको एक वर्ड और बार बार परेशान करेगा इस चैप्टर में, वो है नोमैड्स। ये क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, नोमैड्स आर पीपल nomads are people who do not live in one place but they move from one place to another place to earn their living। nomads वो इंसान होते हैं जो कभी भी एक जगह पे परमानेंट सेटल नहीं होते हैं। वो हमेशा क्या करेंगे, अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ताकि उसके जानवरों को हर समय पे हरे भरे घास, हरे भरे इलाका में रहने का मौका मिले और उनको भी मतलब कि उनके जानवरों को किसी प्रकार का भोजन का कोई कमी ना हो। तो नोमैड्स का सिंपल सा मतलब होता है वो आदमी जो कि कहीं पर भी एक जगह पे परमानेंटली हमेशा सेटल नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं।
बस समझ में आ रही है। अच्छा, जानवरों को लेकर क्यों घूमते हैं वो? ताकि उनके लिए जानवरों को सालों भर हरा भरा घास अलग अलग जगहों पर मिलता रहे और उसका जीवन यापन भी चलता रहे। तो ये हो गया हमारा नोमैड का मतलब। तो पेस्टोलिस्ट और नोमैड में फ़र्क है, इस बात को आप याद रखिएगा। पेस्टोलिस्ट का सिंपल सा मतलब है वो किसान या फिर वो आदमी जो कि केवल जानवरों को पालता है, केयर करता है, खिलाता पिलाता है, केवल वो हो गया हमारा पेस्टोलिस्ट। लेकिन नोमैड का मतलब होता है वो आदमी जो अपने जानवरों को लेकर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, कभी भी वो एक जगह पे सेटल नहीं रहता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा नोमैड्स का मतलब। अच्छा, अब इन दोनों को यदि हम लोग एक बार मिला दें, अब इन दोनों पेस्टोलिस्ट और नोमैड को यदि हम लोग एक साथ कंबाइन कर दें तो हमारा क्या बन सकता है? नोमैडिक पेस्टोलिस्ट। अब नोमैडिक पेस्टोलिस्ट का मतलब क्या है? वही चीज़ है, बस दोनों को आपस में आप क्या कर दो? मिक्स कर दो। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखो। अब फार्मर हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स टू अर्न देयर लिविंग। तो क्या इसमें दोनों का दोनों बात शामिल हो गया कि नहीं? पेस्टोलिस्ट का भी शामिल हो गया और नोमैड का भी शामिल हो गया। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए नोमैडिक पेस्टोलिस्ट का मतलब, तो आप ये समझिएगा कि वो इंसान जिसके पास कुछ जानवर हैं, पहली बात, और चूंकि जानवर है तो उस जानवर को क्या कर रहा होगा? पाल रहा होगा, केयर कर रहा होगा, उसको खिला पिला रहा होगा। तो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट का मतलब हो गया वो इंसान जिसके पास कुछ जानवर हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहीं पे एक जगह पे परमानेंट सेटल नहीं होते हैं, तो हर जगह पे बार बार लगातार मूव करते रहते हैं। तो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट में आपका दोनों चीज़ आ जाता है, नोमैडिक भी यानी कि नोमैड भी आ जाते हैं और पेस्टोलिस्ट भी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा नोमैडिक पेस्टोलिस्ट। तो ये तीन वर्ड हैं जो कि आपको बार बार इस चैप्टर में मिलेंगे और आपको परेशान भी करेंगे। तो तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया आपको? तो एक बार दोबारा हम बता देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ना बहुत ध्यान से याद मत कीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि याद बहुत, इसमें बहुत चीज़ है, आप कितना याद कर पाइएगा, है ना? तो समझ लीजिए इस चीज़ को। तो पेस्टोलिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है वो आदमी जो कि कुछ जानवरों को पालता है, रखता है, भोजन ये सब कराता है, तो वो हो गया हमारा पेस्टोलिस्ट। नोमैड्स का मतलब हो गया जो इंसान कभी भी अपने जानवरों को लेकर एक जगह पे परमानेंट सेटल नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने जानवरों के लिए भोजन की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिएगा तो आपके सामने वर्ड बन के आ जाएगा नोमैडिक पेस्टोलिस्ट। इसका मतलब हो गया कि वो इंसान जिसके पास कुछ जानवर होते हैं लेकिन वो कभी भी एक जगह पे सेटल नहीं रहते हैं, अपने जानवरों के पालन पोषण के लिए लगातार वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा नोमैडिक पेस्टोलिस्ट का मतलब। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एक तरीके से। अब आगे हमारा मेन टॉपिक यहाँ से शुरुआत होता है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। ये आपका सबसे पहला टॉपिक है, एनसीईआरटी का मेन टॉपिक है आपका। और इसके अंदर आपको 2-3 प्रकार के अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक भी मिलेंगे। जैसे आपको इसमें मिलेगा पहला इन द माउंटेन्स मिलेगा, उसके बाद फिर यदि बात करें तो आपको इसमें मिलेगा ऑन दी प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। उसके बाद यदि और बात करें तो इसमें और आपको मिलेगा, और है कि नहीं? नहीं, अब नहीं है। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। तो बेसिकली हम लोगों का ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू करते हैं। और ये जो आपका मतलब कि जो आपका मेन टॉपिक है, जैसे आपका मेन टॉपिक अभी यहाँ पे क्या था, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, ये तो आपका मेन टॉपिक हो गया। मेन टॉपिक के अंदर आपका जो छोटा छोटा टॉपिक बटा हुआ जैसे इन दी माउंटेन्स, इसके अंदर भी हमने क्या किया है ना, आपको अच्छी तरीके से नोट समझ में आए, इसके अंदर भी हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। हालांकि इन दी माउंटेन्स आपका बहुत लंबा टॉपिक है, आप अपने बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में भी हमने टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। इसके अंदर हमारा सबसे छोटा वाला जो टॉपिक है वो है हमारा इन दी माउंटेन्स। देखा जाए इसके अंदर क्या है, इन दी माउंटेन्स में हम लोग अपने से एक टॉपिक क्रिएट कर लेंगे, मतलब कि एक हेडिंग डाल लेंगे हम लोग अपने से, द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। हालांकि इसके बारे में आपके बुक में जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसे हेडिंग बना के जिक्र नहीं किया गया है। इससे होता क्या है ना, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर कौन सा लाइन किसके बारे में कहा गया है, पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया है, हेडिंग डाल दिया। और अब जिसे हमने यहाँ पे हेडिंग क्या डाला, द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हेडिंग हमारा ये है, तो इसके बारे में ही बात होगा केवल। इस तरीके से आपको डिवाइड, यानी कि टॉपिक को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में सेपरेटली पढ़ने को भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा बेसिकली टॉपिक था इन दी माउंटेन्स, ठीक है ना। और इसमें हमने अलग से एक हेडिंग डाल दिया है द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में हम लोग जब पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब केवल इसी के बारे में पढ़ रहे होंगे, बाद में कुछ और पढ़ेंगे तो बाद में कुछ और टॉपिक क्रिएट कर लेंगे हम लोग। इससे आपका अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छी तरीके से क्लासीफाई भी कर पाएंगे, लिख भी पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्या कहा गया इसमें। द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हॉर्डर्स ऑफ गोट एंड सीप। देखिए यहाँ पे ना आप समझते हुए चलिएगा। सबसे पहली बात यह, कहाँ का बात हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का बात हो रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले एक कम्युनिटी है, उसको आप कह सकते हैं कि वही कम्युनिटी का नाम है गुज्जर बकरवाल्स। इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे ट्राइबल्स लोग होते हैं, ट्राइबल्स लोगों का भी अपना अलग अलग कम्युनिटी होता है। आपने सुना होगा संथाल, हाँ, गोराऊ, और भी अलग अलग प्रकार के आदिवासी यानी कि ट्राइब्स के कम्युनिटी होते हैं। उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उन्हीं में से हमारा एक कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है गुज्जर बकरवाल्स। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर बकरवाल्स कम्युनिटी है, ये बहुत ही बड़ा हॉर्डर है किसका, गॉड और सीप का। मतलब कि ये लोगों के पास बहुत ही बड़े पैमाने पे बकरी और भेड़िया, सीप का मतलब भेड़िया या फिर आप भेड़ भी कह सकते हैं, तो ये सब चीज़ वो लोग पालते हैं और उसको चराते भी हैं, उसका दूध निकाल के मार्केट में बेचते भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीप का जो बाल होता है उसको वो लोग काट के मार्केट में बेचते हैं, उनसे जाके कपड़ा बनता है, फिर उनसे उनका कमाई होता है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। और कभी भी आपको यदि जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिले ना, तो वहाँ पे ना कभी भी आपको 10-20 बकरी या फिर भेड़िया नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा तो 100, 200, 300 ऐसे ऐसे झुंड में मिलते हैं। और 200, 300 तो एक आदमी का केवल भेड़िया होता है, वहाँ पे बकरी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पालन पोषण का ही एकमात्र जरिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर कभी आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ पे आपको 2 ही चीज़ पैसा कमाने का साधन दिखता है। पहला टूरिज्म, यानी कि यदि हालांकि जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, कभी आपको जाने का मौका मिले वहाँ पे तो अधिकतर आदमी तो वहाँ पे टूरिज्म में जुड़े हुए हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई घोड़ा पे आदमी को बैठा के सैर करा रहा है, इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ पे ना अधिकतर आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो कि भेड़िया पाल रहा है, बकरी पाल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे ये भी मिलता है कि वहाँ के लोग ना क्राफ्ट पे बहुत ध्यान देते हैं। क्राफ्ट का मतलब हो गया जो हाथ से कुछ बनाया जा सके। हाथ से जैसे कपड़ा बिनना हो गया, फिर से टोकरी बनाना हो गया, फिर से हाथ से पत्ता बनाना हो गया, मतलब पत्ता वाला प्लेट जो होता है, ये सब भी वहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ का। खैर इन सभी के बारे में हमको बात नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों को बात करना भी फिलहाल गॉड और सीप के बारे में। तो जो जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल्स हैं, ये लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे गॉड होता है, सीप होता है, क्योंकि इन्हीं से इनका पालन पोषण अपना होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। देखिए ये जो गुज्जर बकरवाल से जम्मू एंड कश्मीर में, ये शुरू से यहाँ पे नहीं थे, बल्कि ये कब जम्मू कश्मीर आए हैं, 19th सेंचुरी में आए हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। मतलब कि ये भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, लेकिन 19th सेंचुरी में ये अपने जानवरों के अच्छे हरे भरे घासों के लिए ये लोग मूव करके कहाँ चले गए, जम्मू एंड कश्मीर चले गए। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि गुज्जर बकरवाल्स वहाँ के परमानेंट मेंबर थे, नहीं। हाँ कुछ थे परमानेंट वहाँ के, लेकिन कुछ जो थे इंडिया के अलग अलग कोने में रहते थे, जो कि अच्छे अपने जानवरों के लिए अच्छे घास मिल सके, इसके लिए वो लोग जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो भी कब, 19th सेंचुरी में। दे इस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन दिस रीजन। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ का वातावरण उनको अच्छा लग गया, पूरा माहौल हरा भरा था, उनके जानवरों को कभी किसी प्रकार के भोजन का कमी नहीं हुआ, तो उन लोगों ने अपने आप को वहाँ पे सेटल भी कर लिया परमानेंट। तो वहीं पे वो लोग बस गए। और अभी भी जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो आपको बड़े लेवल पे गुज्जर बकरवाल देखने को मिल जाएंगे, जो कि बड़े बड़े पैमाने पर सीप को पाल रहे हैं, गॉड को पाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहीं से आपका जो है टॉपिक एक नया मोड़ लेगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। मतलब कि ठंडे में और गर्मी में ये अपने जगह को चेंज करते रहते हैं। मतलब कि ठंडा आया तो कहीं और चले जाएंगे,
गर्मी आए तो कहीं से और कहीं चले जाएंगे। अब कहाँ से कहाँ जाते हैं ठंडे में गर्मी में, इसके बारे में भी समझिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। इन विंटर when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of शिवालिक रेंज। अब याद आ गया आपको शिवालिक रेंज, ज्योग्राफी का टॉपिक आ गया आपका, तो अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो शिवालिक रेंज हमारा 3 हिमालयन माउंटेन सिस्टम हुआ करता था, उसी में से हमारा एक शिवालिक भी हुआ करता था। तो शिवालिक बेसिकली हमारा लोअर लेवल में पाया जाता है, तो मतलब कि 3 हिमालयन माउंटेन और ये शिवालिक हमारा सबसे छोटा वाला था। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है ना, जब ठंडे के समय में माउंटेन, चूँकि जम्मू कश्मीर कैसा एरिया है, पूरा माउंटेन वाला एरिया है, पहाड़ी इलाका है, और जब ठंडे के समय में जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाता है, तो यहाँ पे इनके रहने का जो समाधान था वो धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगता है। क्योंकि देखिए, बकरियों को, भेड़ियों को आप उतने ठंडे में पाल नहीं सकते हैं, ठंडा लगेगा, मर जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जब जाड़ा आता है तो जाड़े में ये लोग जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े माउंटेन पे जब ये लोग रहते हैं तो वहाँ से वो लोग उतर जाते हैं नीचे, और कहाँ चले जाते हैं, शिवालिक रेंज में चले जाते हैं। क्यों, रीज़न बताइए इसका क्या हो सकता है। रीज़न सिंपल सा है कि ये लोग ना जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े पहाड़ों पे रहते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर, और जाड़े के समय में पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढक जाता है, तो इसके जानवरों को अच्छी तरीके से घास हरा भरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो तो बर्फ़ से ढक चुका है। तो अपने बकरियों के लिए, भेड़ियों के लिए अच्छा घास मिल सके और उनके जानवर ठंडे के वजह से ना मरे, इसके लिए लोग बड़े बड़े माउंटेन से नीचे उतर के शिवालिक रेंज की ओर चले जाते हैं। और शिवालिक रेंज चूँकि हमारा हिमालयन माउंटेन का सबसे छोटा वाला माउंटेन है, तो यहाँ पे उतना बर्फ़ नहीं पड़ता है, और यहाँ पे इनको हरा भरा घास भी मिल जाता है और इनका जीवन यापन भी चल जाता है यहाँ पे अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स। तो यहाँ पे जो बेसिकली शिवालिक रेंज है, यहाँ पे अच्छे हरे भरे घास इनके जानवरों को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा इनका पालन पोषण कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है इनको। आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे मूव्ड बैक टू हाई माउंटेन्स फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अच्छा, अप्रैल के समय तक तो ठंडा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, और जब ठंडा ख़त्म हो जाता है तो जो बर्फ़ हमारे जमे हुए थे बड़े बड़े पहाड़ों पे, वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल के पानी के रूप में नीचे आता है, तो बर्फ़ भी हमारा पिघल गया, ख़त्म हो गया, और माउंटेन दोबारा जो है ना हरा भरा बनना शुरू हो जाता है। और दोबारा जब हमारा अप्रैल का समय आता है तो ये दोबारा शिवालिक रेंज से दोबारा अपने ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर चले जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा कि गुज्जर बकरवाल से ठंडे और गर्मी में के समय में मूवमेंट कैसे करते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए कि जब जाड़े का समय आता है तो ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे उतर के शिवालिक रेंज में चले जाते हैं, ताकि इनके जानवरों को किसी प्रकार का घास वास का कमी ना हो। ठीक है ना। अब बोलेगा कि क्यों आते हैं ये लोग नीचे, 2 कारण है। पहला बात ठंडा के कारण, दूसरा बात कि बर्फ़ से पूरा घास पहाड़ों पे ढक जाता है, तो इनके जानवरों को मिल नहीं पाएगा घास, इसीलिए वो लोग शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। और जैसे ही अप्रैल के समय में ठंडा खत्म होता है, ये लोग दोबारा अपने उसी पोजीशन पे चले जाते हैं, ऊपर पहाड़ों पे चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे भी उनको अब धीरे धीरे हरा भरा घास मिल सके। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड्स वेयर लस ग्रीन। यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाता है, अप्रैल के बाद तो गर्मी शुरू हो जाता है हमारा, तो वैसे वैसे हमारा बर्फ़ पे जो पहाड़ मतलब कि पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमा हुआ था वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, पिघल के वो पानी के रूप में नीचे गिर जाता है पूरा, और फिर दोबारा हमारा जो माउंटेन था वो हरा भरा दोबारा हो जाता है। तो ये लोग शिवालिक रेंज से दोबारा अपने बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर। दिस प्रोवाइडेड रिच न्यूट्रियस फूड फॉर देयर एनिमल। और इस तरीके से क्या होता है, अच्छा इससे ना एक और बड़ा बेनिफिट भी है। मालूम है क्या बेनिफिट? ये है कि एक बात आप आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है ज्योग्राफी में, कि जब लगातार आप एक ही जगह पे अपने जानवरों को चराएंगे ना, तो उस ज़मीन का फर्टिलिटी ख़राब हो जाता है। तो ये लोग जब जाड़े में नीचे आते हैं शिवालिक रेंज में, तो इसका मतलब है कि तब तक 5-6 महीने में ऊपर जो हमारा बर्फ़ जमा हुआ था उसका फर्टिलिटी दोबारा क्या हो जाता है, रीगेन हो जाता है, तो इनके लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो ये बेसिकली रिच न्यूट्रिशियस फूड फॉर द एनिमल, यानी कि ये बेसिकली कह सकते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करता है एनिमल को। तो ये होना भी चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि हमारा जो सॉइल है वहाँ का अच्छा वो और रिकवर कर सके अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ सितंबर दे मूव्ड बैक टू द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज फॉर द विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 ही बात आपको समझना है। सबसे पहले तो सितंबर आता है
और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सितंबर आया, बर्फ़ जमना शुरू हो गया और वो लोग क्या कर जाएंगे, सितंबर में नीचे आ जाएंगे शिवालिक रेंज में। और फिर वो ऊपर कब जाएंगे, अप्रैल में। अप्रैल में ऊपर चले जाते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो बाय द एंड ऑफ सितंबर दे मूव्ड बैक टू द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज फॉर देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब सितंबर आता है, यानी कि जब सितंबर हमारा लगभग ख़त्म होने वाला होता है, तो पहाड़ों पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, पहली बात। और जब बर्फ़ जमना शुरू होता है तो वो लोग शिवालिक रेंज में आ जाते हैं रहने के लिए। और शिवालिक रेंज में वो लोग अप्रैल के लास्ट यानी कि मार्च के लास्ट तक वो लोग लगभग रहते हैं, और अप्रैल में दोबारा वो लोग ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय पे गर्मी बढ़ जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दे ऑलवेज मूव्ड इन ग्रुप्स नॉन एज काफिला। और वो लोग हमेशा ग्रुप में मूवमेंट करते हैं, अकेला नहीं, ग्रुप में। और उस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, काफिला कह देते हैं। काफिला इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि एक बकरी तो होता नहीं है, हजारों हजार बकरी होते हैं, और एक इंसान तो होता नहीं है। और जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी 10-20 बकरी उकरी नहीं पालता है, हम पालेगा तो हमेशा 200-300 ऐसे पालता है, और उनको हैंडल करना भी वो लोग जानते हैं इसी तरीके से। तो वो लोग इतने बड़े ग्रुप में चलते हैं कि उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, काफिला नाम दे देते हैं। तो इस बात को अभी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद तो हमारा दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ तक में जो आपको याद रखना है गुज्जर बकरवाल्स के बारे में, वो देखिए ज़्यादा बात आपको नहीं याद रखना है इसमें, दो ही बात इसमें आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। सबसे पहली बात कि सितंबर जैसे ही हमारा ख़त्म होता है, वैसे ही पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, और बर्फ़ जमना शुरू होता है तो ये लोग वहाँ से उतर के शिवालिक की ओर आ जाते हैं। ठीक है, और अप्रैल के बाद यानी कि सितंबर के बाद ये लोग ऊपर से नीचे आ गए, तो ये लोग कब तक रहेंगे, लास्ट अप्रैल तक रहते हैं ये लोग, लगभग अप्रैल तक रहते हैं आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद ये लोग दोबारा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर हमारा बर्फ़ पिघल के पानी के रूप में नीचे आ जाता है, तो हमारे लिए आसान हो गया, है ना। तो वही बात यहाँ पे याद रखिएगा कि सितंबर यानी कि जाड़े में ऊपर से नीचे आ जाते हैं, और गर्मी जैसे आता है ये लोग दोबारा शिवालिक से ऊपर चले जाते हैं, मतलब कि पहाड़ों पे चले जाते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया गुज्जर बकरवाल्स के बारे में। अगला हमारा है द गड्डी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग पढ़ेंगे गड्डी के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के बारे में होगा। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। द गड्डी शिप हर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। और ये गड्डी क्या है भाई, गड्डी भी हमारा एक कम्युनिटी है जो क्या जो कि बेसिकली करता क्या है, सीप को पालता है, मतलब कि भेड़िया को पालता है। सीप हर्ड का मतलब हो गया जो भेड़िया को पालता है, चराता है, वो हो गया हमारा। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि गुज्जर बकरवाल्स में कुछ प्रकार का मूवमेंट था हमारा, जाड़े में ऊपर से नीचे आ जाना और फिर गर्मी में नीचे से ऊपर चले जाना, इसी प्रकार का सीजनल मूवमेंट भी हमको गड्डी शिप हर्ड के बारे में भी देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ये लोग भी मूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज एंड ग्रेज देयर एनिमल्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। यानी कि ये लोग भी जाड़े के समय में शिवालिक रेंज में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग भी ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे बर्फ़ जम गया होगा। तो ये लोग भी जाड़े के समय में अक्सर ये प्रयास करते हैं कि हम भी शिवालिक रेंज में रह जाए जाड़े में, और जब जाड़ा ख़त्म हो जाएगा तो गर्मी के समय में दोबारा हम लोग ऊपर पहाड़ों पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार का मूवमेंट इनका भी होता है। आगे, बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे मूव्ड बैक टू हाई माउंटेन्स एंड स्पेंड दिस समर इन लाहौल एंड स्पीति। और ये लाहौल और स्पीति जो है ना, हमारा हिमाचल प्रदेश में दो जगह का नाम याद रखिएगा, और ये दोनों का दोनों जगह एक्चुअली में पहाड़ों के ऊपर बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो ठंडे के समय में इसी देखो, जिस प्रकार का मूवमेंट आपने देखा ना गुज्जर बकरवाल में, उसी प्रकार का मूवमेंट इसमें भी है। ये लोग भी सितंबर के बाद नीचे आ जाते हैं जाड़े के समय में, और जैसे ही हमारा अप्रैल ख़त्म होता है वैसे ये लोग नीचे से दोबारा ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर वो भी ये लोग कहाँ जाते हैं, लाहौल और स्पीति में जाते हैं। मतलब कि दोनों जगह का नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर हमारा ये दो जगह है। तो वहाँ पे जाते हैं और बेसिकली वहीं पे अपने ये लोग भेड़िया को पालते हैं, वहीं पे लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन दी विलेजेज ऑफ लाहौल एंड स्पीति दे हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स। ये लोग लाहौल और स्पीति के गाँवों में, और हमने क्या कहा, लाहौल और स्पीति क्या है, हमारा जगह का नाम है, और जगह है तो ऑब्वियस सी बात है गाँव होंगे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस गाँव में बेसिकली ये लोग खेती बाड़ी भी करते हैं हल्का फुल्का, ताकि इन लोगों को भोजन ये सब भी मिलता रहे।
By the end of September, they moved back to the low hills of Shivalik Range and spent the winter. और जैसे ही जाड़ा आता है वैसे ये लोग ऊपर से नीचे की ओर शिवालिक में आ जाते हैं रहने के लिए। और जैसे ही हमारा गर्मी चालू होता है अप्रैल के बाद ये लोग दोबारा नीचे से ऊपर चले जाते हैं। वही बात इसमें कहा गया था। तो इसमें भी सिमिलर प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है जिस प्रकार का गुज्जर बकरवाल में था। दोनों अच्छा, गुज्जर बकरवाल और गड्डी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन दोनों में सिमिलर मूवमेंट क्या देखने को मिला? सिमिलर ये था कि जैसे ही सितंबर ख़त्म होता है वैसे ही पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। और चूँकि बर्फ़ जम रहा है तो इसके जानवरों के लिए वो सूटेबल जगह नहीं होता। फिर ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ों के ऊपर से नीचे आ जाते हैं और कहाँ पे आके रहते हैं? शिवालिक रेंज में रहते हैं, यानी कि छोटे मोटे पहाड़ों पे रहते हैं। और जैसे ही अप्रैल के बाद गर्मी चढ़ना शुरू होता है वैसे ही ये लोग अप्रैल के बाद दोबारा अपने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको दोबारा हरा भरा घास मिल सके, है ना। और ये लोग जब भी जाते हैं ना, या फिर जब भी जाते हैं, जब भी नीचे उतरते हैं, तो हमेशा अपने जानवरों को लेके, अपने सामानों को लेके, क्या मतलब कि बर्तन, है ना, टेंट, ये सब कुछ अपना ये लोग अपने साथ में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा गड्डी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं द गुज्जर ऑफ गढ़वाल एंड कुमौन। इसके बारे में भी देख लेते हैं ये क्या है। द गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमौन, इसके बारे में भी देखिए। दे वेयर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड कैम टू द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स। देखो ये जो है ना, बेसिकली ये लोग हैं बेसिकली जम्मू के, कश्मीर के नहीं, बस जम्मू के। तो ये लोग बेसिकली हैं जम्मू के, लेकिन अपने जानवरों को अच्छा हरा भरा घास मिल सके इसलिए ये लोग ना जम्मू से शिफ्ट करके कहाँ आ गए? उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे हिल में आ गए, पहाड़ों में आ गए। ठीक है ना, इस बात का याद रखिएगा। अब आपको मन में आ गया होगा सवाल कि सर उत्तर प्रदेश में पहाड़ कहाँ है, माउंटेन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? नहीं, माउंटेन हमारे नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी आपको छोटे मोटे हिल देखने को मिलते हैं। वो भी किस साइड मालूम है? हिमाचल प्रदेश के साइड में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के साइड में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में भी छोटे मोटे पहाड़ ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो ये लोग बेसिकली हैं जम्मू के, लेकिन अच्छे अपने जानवरों के लिए भोजन मिल सके इसलिए ये लोग जम्मू से शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश आ गए। ठीक है। उसके बाद दे कैम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भावर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल्स इन समर। इसके बारे में ज़रा देखो, यहाँ पे ना दो टर्म आपके सामने इस्तेमाल हुआ, पहला हुआ भावर और दूसरा हुआ हमारा बुग्याल। इसके बारे में भी देख लीजिए पहले क्या है। अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमौन। गढ़वाल और कुमौन हमारा बेसिकली दो जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के साइड में पड़ता है, क्योंकि इसी में हमारा पहाड़ी इलाका है ये। तो बेसिकली ये जो हमारा गढ़वाल और कुमौन है इसके नीचे वाले यानी कि फुट हिल एरिया में, ये दोनों बेसिकली यहाँ पे ना, यानी कि गढ़वाल और कुमौन में हमारे छोटे मोटे पहाड़ देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके नीचे वाले एरिया में आपको थोड़ा सा ड्राई फॉरेस्ट एरिया मिलता है, मतलब कि थोड़ा बहुत सूखा सूखा जंगली एरिया आपको उसमें मिलता है, उसी को हम लोग भावर कहते हैं। और बुग्याल का मतलब क्या है? वास्ट मीडोज। मीडोज का मतलब होता है ग्रीन फील्ड इन दी हाई माउंटेन्स। तो ये हमारा बुग्याल का मतलब होता है। तो बेसिकली ये लोग भी ना अपना मूवमेंट करते रहते हैं। कहाँ से कहाँ करते हैं देखो, दे केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भावर इन द विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन में, जाड़े के समय में ये लोग कहाँ आ जाते हैं? भावर में आ जाते हैं ताकि इनके जानवरों को जंगलों में भोजन मिल सके, अपना घास ये सब मिल सके। एंड वेंट अप टू द हाई मिडोज द बुग्याल्स इन समर। और जैसे गर्मी आता है वैसे ये लोग माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं हाई मिडोज में, यानी कि हरे भरे मैदानों में चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर ताकि इनको वहाँ पे अच्छा हरा भरा घास मिल सके। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना ये है कि ये जो हमारा गुज्जर है गढ़वाल और कुमौन का, ये लोग जाड़े के समय में भावर में आ जाते हैं। जाड़े के समय में भावर में आते हैं, जो कि भावर कहाँ है? गढ़वाल और कुमौन के नीचे वाले एरिया में है, जो कि जंगली एरिया है बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाते हैं। और गर्मी के समय में ये लोग दोबारा अपने पहाड़ों पे चले जाते हैं, और पहाड़ों पे वो भी कहाँ पे? हाई मिडोज वाले एरिया में, जहाँ पे कि हरे भरे मैदान देखने को मिलते हैं पहाड़ों के ऊपर। तो ये लोग भी मूवमेंट करते रहते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या है देखो, दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर कैन ऑल्सो बी सीन अमॉन्ग द पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ द हिमालयाज लाइक द भूतियाज, सरपाज एंड किन्नूरीज।
मतलब कि इस प्रकार का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग जगहों पे जाना, ठंडे में कहीं और चले जाना, गर्मी में कहीं और चले जाना, इस प्रकार का मूवमेंट आपको और भी अलग अलग कम्युनिटी में देखने को मिलता है। जैसे हिमालय की यदि हम लोग बात करें तो हिमालय के अलग अलग कम्युनिटी का नाम है, यहाँ पे भूतियाज है, शेरपाज है, किन्नौरीज है, ये सभी अलग अलग कम्युनिटी है जो कि ये लोग भी अपना मूवमेंट करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। ठीक है, आगे ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पार्चर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये लोग मूवमेंट जो करते हैं ना, ये लोग मूवमेंट इसलिए करते हैं ताकि जाड़े के समय में भी इनका जानवर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके, जाड़े के समय में भी इनके जानवरों को किसी प्रकार का कोई समस्या भोजन का ना हो। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे हरा भरा मैदान इनको देखने को मिलता है उनका ये लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसीलिए ये लोग मूवमेंट भी लगातार करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पास्चर वाज एग्जॉस्टेड और अनयूजेबल इन वन प्लेस दे मूव्ड देयर हर्ड्स टू अ न्यू प्लेस। और वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब एक जगह ज़मीन का सारा घास खत्म हो जाता है या फिर वो ज़मीन अब वहाँ पे रहने लायक नहीं बचता है उनके जानवरों के लिए, तो ये लोग उस ज़मीन को छोड़ के अगले वाले ज़मीन पे शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं लोग लगातार। दिस कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पास्चर्स टू रिकवर इटसेल्फ। तो ये भी अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पास्चर लैंड भी अपने आप को क्या करता रहेगा, इस तरीके से रिकवर करता रहेगा। क्योंकि लगातार यदि आप एक ही जगह पे अपने जानवरों को चराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस मिट्टी का फर्टिलिटी खत्म हो जाता है ना, वो बंजर ज़मीन बन जाता है फिर। तो इस तरीके से यदि आप मूवमेंट करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका मिट्टी भी बरकरार रहेगा, सॉइल का फर्टिलिटी बना हुआ रहेगा। इससे दोनों फ़ायदा है, जानवर भी अच्छी तरीके से पल जाते हैं और हमारा मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो भी बरकरार रह जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये वाले टॉपिक में ये चीज़ पढ़ा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला टॉपिक था हमारा इन ऑन द माउंटेन्स। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद है हमारा ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।